नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि आज हम एक खास चर्चा का विषय लेकर आए हैं। विषय यह है कि जो पार्टियां आजकल चुनावी मैदान में हैं, चुनाव लड़ती हैं, चुनाव हार जाती हैं और चुनाव के बाद उनकी विचारधारा कितनी चल पाती है, किसकी कौन सी विचारधारा। 3 पार्टियाँ देश में बड़ी मानी गई। इसमें सबसे पहले कांग्रेस को बड़ा माना जाता था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद अगर तीसरे नंबर पर कोई पार्टी थी तो बहुजन समाज पार्टी थी। तीनों की विचारधाराएं क्या थी, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे डिस्कस में आप बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर नए हैं तो हमारे साथ जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हम आपको उस चर्चा की ओर ले चलते हैं कि किस पार्टी की कितनी मजबूत विचारधारा थी, कौन किस पार्टी पर चला है, कौन की विचारधारा से पार्टी कहाँ तक पहुँची है और किसने विचारधारा छोड़ी तो उसका बंटाधार हो गया है। बंटाधार क्यों हुआ है, अब इसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बहुजन समाज पार्टी की, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले जो दल हैं, सबसे पहले उनकी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, काम करता है। उनके लिए एक बड़ी मजबूत नींव जमीन पर लगाता है। कर्मचारी लोग उसमें काम करते हैं, आम लोग भी काम करते हैं। लगातार उनके एजेंडे तो फिर लगातार चलते हैं, चाहे हिंदू राष्ट्र का एजेंडा हो, चाहे हिंदुज़म का एजेंडा हो, राम मंदिर का एजेंडा हो, तमाम ऐसे मुद्दे लेकर वो लगातार चलते रहते हैं। उनकी तमाम शाखाएं भी काम करती हैं, चाहे वो भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, ABVP हो, चाहे उसके अलावा बजरंग दल हो, तमाम उनके, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, तमाम दल उनके लिए काम करते हैं। इसी प्रकार बसपा के लिए काम करने वाले जो दल थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बामसेप, DS4 और BBF, 3 दल उनके लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं। भाई कांग्रेस के लिए भी काम करते थे। कांग्रेस का जो जो छात्र संघ है वो भी काम करता था, उसके बाद उनका सेवा दल काम करता था और कांग्रेस स्वयं काम करती थी। आखिर तीनों पार्टियों का बंटाधार सबसे ज़्यादा किसका हुआ है। लगातार काम चल रहा था 1925 से, जब काम चला RSS का, लेकिन 2014 में आकर उनको पूर्ण बहुमत की सरकार मिल पाई। RSS लगातार आज भी एक्टिव है और काम कर रहा है। बामसेप मानवर साहब कांसीराम ने बनाया और बामसेप 1979 में जब बामसेप बना और बामसेप चलता रहा, बामसेप के लगातार माध्यम से 1993 में बसपा की पहली सरकार बन जाती है। बसपा की जब सरकार बनती है, जब बसपा सरकार में आती है तो सरकार में तो आई, लेकिन 93, 95, 98, 2003 और 95, 98 और 2002 और उसके बाद 2007 में बसपा की सरकार पूर्व बहुमत की बन पाई। ऐसी बसपा ने 4 बार सरकारें बनाई और 4 बार सरकारें बनाने के बाद बसपा का जो एक्टिव दल था, चाहे BBF हो, डीएक्टिव हो गया, बामसेप डीएक्टिव हो गया। अब बहुजन समाज पार्टी मिशन में थे, राजनीति बन गई। राजनीति बनी, बामसेप पर ध्यान देना बंद कर दिया, नेता टिकट बांटने लग गए, जमीनी स्तर की कोई जानकारी नहीं। बसपा का गिराफ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में गिरता गया। सांसदों की जनसंख्या 20-20 हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में 20 में से 0 पर पहुँच गई। मध्य प्रदेश में 2-2, 3-3 सांसद होते थे, 0 पर पहुंच गई। मध्य प्रदेश में हर बार विधायक होते थे 4-4, 5-5, 6-6, 11 तक विधायक पहुंच गए हैं, 0 पर पहुंच गई। राजस्थान के अंदर भी 5-5, 6-6, 8-8 विधायक हुआ कर सकते, कुछ नहीं बचा। छत्तीसगढ़ में 2-4 विधायक हुआ कर सकते थे, कुछ नहीं बचा। पंजाब में 2-4 विधायक भी हुआ कर सकते थे, उसके बावजूद सांसद भी हुआ करते थे, 0 पर पहुँच गई। दिल्ली में भी हुआ करते थे, 0 पर पहुँच गई। तमाम ऐसे राज्य वहाँ पर बसपा 0 पर पहुंच गई बामसेप के डीएक्टिव होने से। क्योंकि बामसेप में जो कर्मचारी था वो काम करता था फ्री ऑफ कॉस्ट, पार्टी के नेताओं से बात नहीं करता था, लगातार काम करता था। और पार्टी के जो पुराने दल लोग थे, जैसे मानवर साहब कांसीराम, कोई भी टिकट वितरण करने से पहले एक डिस्कस करते थे। डिस्कस सबसे पहले किसके बीच में होता था, बामसेप के बीच में। बामसेप ही प्रत्याशी लेकर आती, जैसे RSS प्रत्याशी लेकर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचती है, वैसे बामसेप प्रत्याशी लेकर पहुंचती थी कि जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ किसकी है। नेताओं का भ्रष्टाचार के कारण दूर हो गए। लगातार जो आरोप लगता है पैसे लेने का बसपा पर,
सभी पार्टियों पर आरोप है, सभी पार्टियां लेती हैं पैसा, ऐसा नहीं है कि कोई करोड़ों में लेता है, कोई अरबों में लेता है। उनकी पार्टियों के भाव खुलते नहीं है, मोल खुलते नहीं है, लेकिन बसपा का कार्यकर्ता उतावलापन होकर तुरंत भौंक देता है, तुरंत चिल्लाता है, तुरंत कहता है कि बसपा ने पैसा लिया, पैसा लिया, पैसा लिया। लेकिन जब बामसेब के माध्यम से लोग आते थे, बामसेब के माध्यम से चुनाव लड़ने आते थे, तो एक तो चुनाव भी जीते थे और साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई लेन देन की कहानी नहीं थी। पार्टी के सहयोग की बात होती थी, पार्टी में कितने झंडे, कितने बैनर, कितना क्या, बामसेब लगातार चुनाव में काम करती थी, नेतागिरी नहीं करती थी। अब जब से बामसेब डीएक्टिव हुई है, बामसेब के कैडर कैंप खत्म, पार्टी के कैडर कैंप खत्म, पार्टी का जमीनी स्तर पर जाना बंद, युवाओं का बीबीएफ बंद, DS4 बंद, बामसेब बंद, बहुजन समाज पार्टी अकेली चलती है। बहुजन समाज पार्टी में जो नेता हैं वो अपने आप को सर्वज्ञाता समझते हैं। सर्वज्ञाता का मतलब होता है कि हम ही सब कुछ हैं, वो जमीनी स्तर पर काम करना ही नहीं चाहते, युद्ध को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। मान्यवर साहब कांसी राम के ज़माने से कुछ लोग कहते हैं 30-40 साल से एक ही पद पर बैठे हैं, कभी जोन प्रभारी, कभी प्रदेश महासचिव, कभी जिला सचिव, कभी जिला प्रभारी, वही लोग पलटते उलटते रहते हैं। मैंने कई जिलों में, कई प्रदेशों में देखा है, खासकर हिंदी भाषी 3-4 राज्य हैं, उनमें तो कहीं भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। वही लोगों को जोन प्रभारी, वही लोगों को जिला अध्यक्ष, वही लोगों को प्रदेश महासचिव, उनमें से ढूंढ ढांड के प्रदेश अध्यक्ष। युवा क्यों काम करेगा? युवा की भूमिका क्या है? इसलिए युवा दूर होता हुआ चला गया। कोई पॉलिसी नहीं युवा को जोड़ने की, सिर्फ फर्श उठाने के लिए युवा आगे नहीं आ सकता। युवा को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उसकी बात भी माननी पड़ेगी, टेक्निक बात भी माननी पड़ेगी, सभी माननी पड़ेगी। उदाहरणों से पार्टियां नहीं चलती। इस प्रकार से कांग्रेस का सेवा दल नष्ट हुआ, कांग्रेस की सेवाएं खत्म हो गई पूरे भारत में, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा। लेकिन कांग्रेस ने एक उसका तोड़ ढूंढ लिया। तोड़ का मतलब होता है कांग्रेस ने ढूंढ लिया गठबंधन, मेरा काम खत्म हो गया है, समाजवादी पकड़ो, RLD पकड़ो, तमाम पार्टियां क्षेत्रीय उनको पकड़ो, लेकिन दलितों की पार्टियों को मत पकड़ो, क्योंकि दलित आगे बढ़ गया। क्योंकि उन्होंने तो लगातार, कांग्रेस ने उप प्रधानमंत्री नाम का कोई पद नहीं होता है, फिर भी बाबू जगजीवन राव को उप प्रधानमंत्री बनाकर रखा लंबे समय तक। और जो जाटव कम्युनिटी है, अनुसूचित जाति की कम्युनिटी है, चमार कम्युनिटी है, तमाम जो कम्युनिटियाँ उनको जोड़कर रखा बाबू जगजीवन राव के माध्यम से। बाबू जगजीवन राव को मरते दम तक उप प्रधानमंत्री बना के रखा। अगर एक बार भी दलितों का भला अगर कांग्रेस चाहती तो फिर प्रधानमंत्री भी बना सकती। सेवा दल, तमाम दल होते हैं, उनका कभी भी मुख्य जिलाध्यक्ष कांग्रेस का कभी भी दलित नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जिलाध्यक्ष कभी भी दलित नहीं बना। उनमें अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में चलता है जैसे एक अछूत मोर्चा चलता है। अछूत मोर्चे का मतलब अनुसूचित जाति मोर्चा, उनका अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और उनकी अलग से मीटिंग होंगी और उनको बड़ी बड़ी मंचों पर कभी भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति का जो जिलाध्यक्ष होता है उसकी कोई ज़्यादा रीच पूछ नहीं होती है कांग्रेस और बीजेपी में। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अनुसूचित जाति मोर्चा के, उनको मोर्चा कहा जाता है, इसीलिए वहाँ पर पूछ नहीं होती है। भाई बहुजन समाज पार्टी में युवाओं की पूछ नहीं होती है। वहाँ पर जो पुराने हैं 30 साल 40 साल के, जो अपने तजुर्बा को बताते हैं, वही लोग वहाँ पर खगे हुए हैं, चिपके हुए हैं। युवा को आने देना आगे नहीं चाहते। युवा कोई गलती से आ भी जाता है तो उसको साइड में लगाने का काम करते हैं। मैं कई जगह की उदाहरण दे सकता हूँ, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, चंबल के साथ साथ भोपाल मध्य प्रदेश, राजस्थान बता सकता हूँ, छत्तीसगढ़ बता सकता हूँ, दिल्ली बता सकता हूँ। तमाम ऐसे 4-5 राज्य हिंदीभाषी जिनमें युवाओं की दूरी रही है। राष्ट्रीय कमेटी का सदस्य बन गए लेकिन पार्टी छोड़ना नहीं चाह रहे। पार्टी का सदस्य सत्यानाश हो गया, एक सीट नहीं बची दिल्ली के अंदर, तभी पार्टी से दूरी बनाना नहीं चाह रहे। मध्य प्रदेश में ख़त्म हो गया सब कुछ, राजस्थान में ख़त्म हो गया, छत्तीसगढ़ में ख़त्म हो गया, लेकिन बसपा के कोई भी पदाधिकारी अपनी स्वेच्छा से ये कहने के लिए तैयार नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, क्या मैं माफ़ी मांगता हूँ जनता जनार्दन, बहन जी आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और हमारी बदौलत इतनी बड़ी हार हुई है 5 सालों में, अब हम पार्टी में काम तो करेंगे, आम कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे, लेकिन पछते हम इस्तीफा देते हैं।
इस्तीफा नहीं दे रहे। जब बहन जी उनको नकारेंगे लात मार के तभी निकलेंगे बाहर, तब तक नहीं निकलेंगे। तब तक तो कार्यकर्ताओं की गाली भी सुनेंगे और तमाम चीज़ें सुनते रहेंगे, हटेंगे नहीं। फिर भी गर्व से कहेंगे कि बहन जी ने हमें रिपीट कर दिया है। अरे बहन जी ने रिपीट कर दिया है, प्रदेश प्रभारी रिपीट कर दिया, जनता ने रिपीट नहीं किया ना। जनता तो मैं रिपीट करना ही नहीं चाहती। अब आगे अन्य चुनाव आएंगे तो देखते जाओ, सरपंच भी नहीं बन पाओगे, तुम सरपंच भी नहीं बन पाओगे खुद। अगर तुम्हें जनता पसंद करती है तो फिर कहीं से चुनाव लड़के देख लो, विधानसभा का, लोकसभा का, सरपंच जी का, जिला पंचायत का, तुम्हारी कितनी काबिलियत है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी एक पैमाना होना चाहिए। समाज में क्या रीछ पूछ है, समाज में कितनी पकड़ है, समाज के कितने लोग इनके सपोर्ट करते हैं, ये भी होना चाहिए। तो ये तमाम रीछ पूछ नहीं होती हैं, सीधा पार्टी में काम कर रहा है, समाज में उसका कितना वर्चस्व है, ये चीज़ नहीं देखी जाती। तभी पार्टी का स्तर बहुजन समाज पार्टी का खासकर डाउन होता जाता है। इसी प्रकार कांग्रेस किसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, खासकर दलित को तो कभी भी स्तर पर आगे नहीं बढ़ाना चाहती। आपने उदाहरण भी देखा है, बहुजन समाज पार्टी से कभी गठबंधन नहीं करती कांग्रेस। क्यों नहीं करती? क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी अगर आगे बढ़ गई और एक बार प्रधानमंत्री बन गई तो भाई सब पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था तो पूरे भारत में हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस को ये डर हमेशा लगा रहता है। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो बने रहिए, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।